नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज से 52 साल पहले एक लड़के ने, एक कश्मीरी युवा ने शुरुआत की थी अपने राजनीतिक करियर की ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। और आज 2023 में मैं उनकी किताब लेकर बैठा हूं। इसका नाम है आज़ाद। जी हाँ, बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब की। आज़ाद साहब एक लाइफ टाइम इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी, यूथ कांग्रेस, एआईसीसी, जनरल सेक्रेटरी के बाद केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन इतने सालों तक। किताब में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी है, मैंने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा भी है। आपको बहुत नज़दीक से पार्लियामेंट में देखने का मौका मिला। एक बात जानना चाहता हूँ, जब आपने ये ग्रुप 23 का लेटर लिखा, उस वक्त जब आपसे कहा गया कि आप तो एक बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी कांग्रेस में गुजार दी हो, कैसा लगा? ये मेरे को अकेले को नहीं कहा गया था, 23 के 23 लीडरों को कहा गया था कि हमारे लेटर में ए टू जेड कांग्रेस में सुधार लाने के लिए, कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस कैसे सत्ता में आए, कांग्रेस की सीटें विधानसभाओं में, लोकसभा में कैसे बढ़ेंगी, पूरा लेटर का आधार और सजेशन कांग्रेस को सक्रिय करने का है, मजबूत करने का है। और उस पे ये कहा जाए कि ये लेटर मोदी ने लिखा है, बीजेपी ने लिखा है। और किसको कहा जाता है? जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए दी है, जिसमें 6 मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री हों और 14-15 एक्स यूनियन मिनिस्टर हों, जो इंदिरा गांधी के साथ भी रहे हैं, कुछ संजय गांधी के साथ भी रहे हैं, राजीव गांधी से अधिकतर हुए हैं और सोनिया गांधी के साथ भी रहे हैं। और उनको कह रहे हो कि तुम्हें लेटर बीजेपी ने, ये कोई बच्चे हैं सड़क के कि बीजेपी लेटर देखी। और ये सोच कितनी गलत है कि कांग्रेस को सुधारने के लिए बीजेपी लेटर लिखेगी, बीजेपी हमको कहेगी। अरे बीजेपी के चुंगल में आते हैं तो ऐसी सलाह देती कि जिसमें कांग्रेस को एक सीट नहीं आती। तो आप उसी से अंदाजा कर लिए कि कितना फोबिया है बीजेपी का। हाँ, कि हर आदमी जो कांग्रेस को ठीक करने की बात करेगा या कांग्रेस में गलती कहाँ है, इसको कैसे ठीक करना चाहेगा, उसको आप कहोगे ये प्रो मोदी है, ये बीजेपी वाला है। तो कैसे ये कांग्रेस ठीक हो जाए? मैं ये भी समझना चाहता हूँ, क्या आपने राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ी? ये मैं निष्कर्ष निकालूं तो ठीक है? देखो, प्रॉब्लम, हमें पूरी आज़ादी थी, इस बुक में पूरा लिखा है। मैं बताऊंगा नहीं, फिर लोग बुक किताब नहीं पढ़ेंगे, और किताब नहीं पढ़ेंगे तो पूरी समझ नहीं आएगी। मुझे तो पढ़ने के बाद लग रहा है कि आपको पार्ट 2 भी लिखना ही पड़ेगा। हाँ, ये भी, लेकिन ये लोगों ने नहीं पढ़ी है। इंटरव्यू के लिए राहुल गांधी का उल्लेख कहाँ, वो उतना पढ़ते हैं, मोदी के बारे में कहाँ लिखा उतना पढ़ते हैं। लेकिन बुक ना मोदी साहब पर लिखी गई है ना राहुल जी पर लिखी गई, उनका एक पासिंग रेफरेंस है। हमारी 50 साल की जो जर्नी है उसमें कहीं एक आध शब्द गलत हो सकता है, क्योंकि जल्दी मुझे कंप्लीट करना पड़ा। ये मैंने कोविड में शुरू की थी, मुझे पहले वाले कोविड में करनी थी, दूसरे में की, और इस बीच में ये पॉलिटिकल अपहीवल्स हुआ कि मैंने पार्टी बनाई। तो फिर मुझे जिस चीज़ से इसे दोबारा देखना चाहता 2-3 वो नहीं मैं कर पाया। वो गलती कहीं हो सकती है जिसको कोई उठाएगा और मैं उसको ठीक करूँगा गलती में दूसरे एडिशन में, और वो हमेशा होता है। और फिर मैंने कुछ 31% जो और लिखना था वो छोड़ दिया और मैंने कहा कि अगले एडिशन में लिखेंगे। एडिशन में नहीं, जो इसका दूसरी बुक है। और उसके साथ साथ ही एक बड़ा डिफाइनिंग साल है ये आने वाला साल। इसमें 2-3 चीज़ें तो ऐसी होनी है कि जिसकी आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। शुरू करेंगे अगर हम जम्मू कश्मीर से, तो पहली दफ़ा मेरे ख्याल में 7 दशकों के बाद, 70 साल के बाद इलेक्शन होंगे, जब ये यूटी होगी, जब स्टेट नहीं है या बगैर
आर्टिकल 370 के होगी, तो एक बड़ा नई चेंज होगी। आज़ाद हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर किस करवट बदलता है। इसी तरह से स्टेटों के कई इलेक्शन होने वाले हैं। फिर पार्लियामेंट वाला इलेक्शन तो सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चीज़ होगी। क्या यही पार्टी दोबारा आएगी तीसरी दफ़ा, वो भी एक रिकॉर्ड होगा। नहीं आएगा, नहीं आएगी और ये गवर्नमेंट हटती है, कैसे हटती होगी वो भी अपने आप में रिकॉर्ड होगा। जी, अब पॉइंट पे आते हैं। मेरा सवाल सीधा, क्या गुलाम नबी आज़ाद जी ने 50 साल से ज़्यादा के बाद, एक आधे शताब्दी के बाद, ये पार्टी राहुल गांधी के कारण छोड़ी? कह रहा हूँ कि देखो, हमें कभी किसी विवाद आता था, होता था, खत्म होता था। बड़े बड़े लीडरों के साथ विवाद हुए। जब हम मिनिस्टर थे, केसरी जी किस वक्त विवाद हुए, संभल गए। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी के वक्त गवर्नमेंट में विवाद हुए, उनको निपटा गया। सोनिया जी के वक्त में हुए, निपटा दी। राहुल जी के वक्त में रिकन्सिलेशन का कोई नहीं था और दुर्भाग्य से वो बहुत वो उनका सोच है, वो जो कहते हैं वो चीज़ ठीक है। सोनिया जी के वक्त में उससे पहले नहीं थी। राहुल जी वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे इंसान, एक व्यक्ति होना अच्छी बात है और अलग बात भी है। एक राजनीतिक नेता होना और एक अच्छा व्यक्ति होना। जब व्यक्ति की बात कहेंगे तो बहुत साफ दिल वाले हैं, अच्छे वाले हैं, हमदर्द वाले हैं, प्यार वाले हैं, उसमें कोई तर्क नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में सबको लेके साथ चलने वाला, सबसे कंसल्टेशन वाला, वो उस पर विश्वास नहीं रखता। आपने कहा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन, मैं उसके बारे में बाद में आऊँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। बेसिक पॉइंट पे आते हुए, कांग्रेस जिसकी में आपने 50 से कई साल ज़्यादा और गुजारे हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी अब नो रिटर्न पोजीशन पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ICU में रख दी गई है? देखिए, हमारी पूरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ, और ये कहना भी गलत होगा कि सब लोग कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, चाहे वो ज़बानी कहते हों। लेकिन मेरा पूरा अनुभव है 7 साल का लीडर अपोजिशन। मुझे सब सीनियर लीडरों के, वो बीजेपी से लेकर और रीजनल पार्टीज, सब ने कहा कि कांग्रेस का जिंदा नेशनल लेवल पे ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप खुद नहीं चाहती कि कांग्रेस जिंदा रहे। चाहने का मतलब नहीं है कि नहीं चाहती है। पॉलिटिक्स में करने से चाहना और न चाहना होता, विल दर्शाती है। कांग्रेस कहेगी हम पावर में आएंगे, लेकिन कहने से तो पावर नहीं आएगी। उसके लिए खून पसीना जलाना पड़ता है। मुझे अनुभव है, पंजाब में 87 में मैंने जब इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से, राजीव गांधी ने 1 हफ्ता नहीं माना मेरा इस्तीफा। कहा क्यों? मुझे पंजाब जाना है, यूपी भी जाना है, VP सिंह का मुकाबला करना, और पंजाब में मुझे आतंकवाद का मुकाबला करना है। तो राजीव गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुम अपने डेथ वारंट साइन करना चाहते हो। मैंने कहा करना चाहते हो? कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कितने साल तक तुम जिंदा रहोगे? मैंने कहा 6 महीनों के अंदर अंदर। तो कहा तुम 6 महीनों में मरना चाहते हो? मैंने कहा देश के लिए अगर कुछ करते करते मर गया तो मर गया, लेकिन ये हाथ पर हाथ बैठकर कब बताओगे कि आपका होम मिनिस्टर वहाँ है वो नहीं जाता, आपका स्पीकर है वो नहीं जाता, आपके 2-3 और मंत्री हैं वो नहीं जाते, आपका एक भी MP है वो भी नहीं जाता, जनरल सेक्रेटरी जो भी है वो नहीं जाता, तो आप ऐसे बैठेंगे? किसी को तो जाना होगा। मैं अपने आप को ऑफर कर दूं, 6 महीने होगा, उसके बाद कोई मरने के लिए तैयार होगा। लेकिन भगवान का करना अल्लाह के साथ होता है। जब आप अच्छा काम करते हो, पहले 6 महीने के लिए मैंने कोई 650 पब्लिक मीटिंग की। फर्स्ट फेज जो मेरा था यात्रा का, हर
कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 पब्लिक मीटिंगें कर ली। 117 कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 तो वो 600 कुछ हो जाती। तो हम 250 लोग के साथ में चला था। पहले 6 फेजेस में 52 लोग मारे गए। हम बच गए, मैं और बेन सिंह जी। ऐसा नहीं कि हमको मारने का प्रयास नहीं किया, अटैक में बच गए। हमको ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी, बुलेट प्रूफ कार भी थी, उस कारण बच गए। लेकिन मेरे एमएलए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, एक्स मिनिस्टर मारे गए। लेकिन उससे पीछे हटा नहीं, आगे फिर 3 साल किया। और उस 3 साल में मैं और बेन सिंह 26 दफा मिलिटेंटों के अटैक से बच गए। लेकिन कारण क्या हुआ? मिलिटेंसी खत्म हो गई और कांग्रेस सरकार में आ गई। तो उसको हमने तो अपनी लाइफ सिर्फ 6 महीने की रखी थी। तो आज ये कोई करने वाला है? आज हालांकि वो ऐसे हालात नहीं है। मैंने कर्नाटक लाया, 1.5 साल रहा, 1100 पब्लिक में मीटिंग की, हर गांव का कंप्लीट किया। दिल्ली में 2 दफा आया। आंध्रा वापस लाया, यूपीए गवर्नमेंट वहीं से बनी, 1.5 साल वहां रहा, मुझे याद है। 1500 मीटिंगें की हर गांव में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। हमारी 5 सीटें थी पार्लियामेंट में, और बीजेपी और चंद्रबाबू का अलायंस था, उनकी 37 थी। उनकी 5 आई और हमारी 37 आई, यूपीए गवर्नमेंट बन गई। तो इसके लिए तो खून जलाना पड़ता है ना। राहुल गांधी खून जलाने को तैयार नहीं है। उन पे ये पूरी बीजेपी पार्टी में राहुल गांधी की बात नहीं करती है। लीडर को तो दिशा होती थी। यहाँ सोनिया गांधी थोड़ी आई थी कर्नाटका, राजीव गांधी थोड़ी आए थे पंजाब, सोनिया गांधी कर्नाटक तो थोड़ी आई थी। तो जो कोलीग्स होते हैं उसमें अपनी क्षमता होनी चाहिए। मुझे सोनिया गांधी ने तो प्रोग्राम नहीं बना दिया गांव गांव का, मैंने खुद बनाया। मैंने आंध्रा का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इन सोनिया गांधी ने तो मुझे नहीं बताया कि दिल्ली नहीं आना, हैदराबाद नहीं आना। लेकिन जिम्मेदार लोग नहीं हैं। आज वहाँ वही लोग हैं जो टेलीविज़न पे आए, उसी में खुश हो जाते हैं कि कांग्रेस बन गई। आज जनरल सेक्रेटरी वो हैं जिसके बारे में दर्जनों दफ़ा पार्टी को पिछले 8-10 साल से बता रहा हूँ। ये एक दिन में ख़त्म नहीं हुई, बड़ी मेहनत लगी इसको, कांग्रेस को ख़त्म करने में हमारे कांग्रेस के लीडरों की द्वारा। मैंने कई दफ़ा राहुल जी को भी, सोनिया जी को आपके अधिकतर, हम तो 1.5 साल में आते थे, 1-1 साल से आते थे अपनी स्टेटों से, और वहाँ भी कैपिटल में कभी नहीं रहते थे। मैं हैदराबाद 1.5 साल में 2 दफ़ा रहा हूँ कैपिटल, और यहाँ 2 दफ़ा। उसका मतलब है सब विलेजेस में काटी है, सरपंच के, उसके, फलां, ब्लॉक प्रेसिडेंट के, ब्लॉक मेंबर के, खाना जो वो खाते हैं, खेतों में टॉयलेट करने गए। तो मैंने इनको बताया कि आपके जनरल सेक्रेटरी आज किसी कैपिटल में जाते हैं, मीटिंग, स्टेट के इंचार्ज बोर्डिंग कार्ड शाम को ले आते हैं, 5 स्टार में रहते हैं। मैं 5 स्टार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई किसी जनरल सेक्रेटरी को जो कि गांव में गया है, डिस्ट्रिक्ट में गया है, ब्लॉक में गया, जिस स्टेट का मैं इंचार्ज था, पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर से डबल मुझे जानकारी थी उस विधानसभा की, उस विलेज की। तो आपको क्या लगता है ये कल्चर कांग्रेस में क्यों खत्म हुआ? क्योंकि लीडरशिप को मालूम ही नहीं है कैसे आती है, और वो हमारे जैसे लोगों से पूछने के लिए तैयार नहीं है। फिर राहुल गांधी किनसे पूछते हैं? हैं? किनसे पूछते हैं राहुल गांधी, अगर आप जैसे लोगों से नहीं पूछते तो? अगर कोई पूछने वाला होता तो पूछता, भाई ये पंजाब कैसे आया था, ये कर्नाटक कैसे आया था, ये आंध्रा कैसे आया था, ये केरला कैसे आया था, जो मैं अपन जिनका मैं इंचार्ज, ये तेलंगाना, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये अपना पांडिचेरी कैसे आया था। पूछे तो कोई, उस पर अमल तो करे। एक ऐसा नहीं पूछना इधर सुन लिया, या सुनने के लिए आधा घंटा की हिम्मत नहीं है। राजीव गांधी को अगर, जैसे मैंने पंजाब बताया, ये फेज कैसे 52 लोग मर गए, और ये उसने 4 घंटे निकाले, मुझे बता दो, सब मीटिंग कैंसल, प्राइम मिनिस्टर होकर मुझे बताओ ये कैसे मरे और तुम कैसे बचे। 4 घंटे सुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर को टाइम है, कांग्रेस प्रेसिडेंट को टाइम है।
वो आज गुलाम नबी को ये नहीं कहता कि भाई हमने बहुत तुम्हें दिया, वो कहता तुम्ही ने सब कुछ दिया। आज जो बैठे हैं जिनको हमारी हिस्ट्री नहीं मालूम, कांग्रेस ने बहुत दे दिया। अरे हमने दे दिया, आपने खाया, अब उसमें हमको भी टुकड़ा मिल गया है, लेकिन हमने तो ला के दिया, कमा के दिया। तो ऐसे लोग बैठे हैं। मैं अब बहुत स्ट्रेट सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि भाई थोड़े दिन करी फिर गायब, थोड़े दिन करी फिर गायब? क्या ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है? देखो, मैं हमेशा कहता हूं, मैं राहुल गांधी के नहीं, हर आदमी के लिए पॉलिटिक्स 24/7। इंदिरा गांधी के लिए, नेहरू के लिए, राजीव गांधी के लिए पॉलिटिक्स 24/7 थे। पर राहुल गांधी के लिए कहाँ है? वो तो आते हैं चले जाते हैं। हाँ, इस बार यात्रा जरूर कर ली उन्होंने। उनके लिए 24 मिनट्स। सोनिया जी बहुत टाइम देती थी, 24/7 नहीं कहता, लेकिन जितना एक लेडी को, और वो भी सेट न ठीक के होकर देना चाहता उतना देती थी, बल्कि उससे ज़्यादा देती थी। ये यंग आदमी हैं, अनमैरिड हैं, कोई बच्चों का ख्याल नहीं रखना, उनको देखना चाहिए। वो अपने बाप का अगर 1/4 भी देते बहुत काफ़ी था। लेकिन फिर खाली राहुल गांधी का नहीं है, सवाल है आपकी टीम कौन है, टीम का बैकग्राउंड कहाँ? क्या इनका बैकग्राउंड कांग्रेसी है? क्या ये इनका बैकग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, या लेटरल एंट्री से आए हैं? तो आदमी को खुद सोचना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक तो एनएसजी के हैं, एक सेक्रेटेरियल। अब उसमें कोई नहीं, मैं इवन जनरल सेक्रेटरीज की बात करता हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन्स की बात करता हूँ। उनकी बैकग्राउंड तो मालूम करो, ये सर्विसेज से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, क्या ब्लॉक में काम किया है, क्या डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, क्या यूथ कांग्रेस में काम किया है, क्या एनओसीआई में काम किया है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। बैकग्राउंड तो मालूम नहीं। ऐसा नहीं अच्छा बहुत अच्छे लगते हो, यंग हो, ठीक है, तुम जनरल सेक्रेटरी बनाओ, नहीं। तो अपनी टीम का सिलेक्शन करना, उनका बैकग्राउंड देखना, उनकी रुचि देखना, उनका एप्टीट्यूड देखना। जब आपके ऑफिस में कोई होगा, अच्छा मिनिस्टर हो सकता है, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला मिनिस्टर हो सकता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेकिन वो फ्लॉप पॉलिटिशियन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ब्लॉक के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कैबिनेट मिनिस्टर बहुत कामयाब है, बट मेरा बस चले मैं उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट भी नहीं बनाऊं, कि उसका एप्टीट्यूड नहीं है, उसको लोगों से हैंडल करने का तरीका नहीं है, वो अफसरशाही है। मैं किसी का मिसाल नहीं, बट मैं ऐसे लोगों को भी हमारे साथ ही हैं। हाँ, उसको वो दे दो काम जो उसको आता है, जो नहीं देते हो, लेकिन जब उसको ऑर्गेनाइजेशन का काम दे दो तो वो जीरो कर देगा। अच्छा आजाद साहब, आप इतने साल रहे गांधी परिवार की, कई पीढ़ियों के साथ आपने काम किया। कांग्रेस ये बोलते हैं गांधी परिवार ही कांग्रेस है, इनके बिना कांग्रेस नहीं चल सकती, आप भी ये मानते हैं? देखो, एक गांधी परिवार एक वक्त तक यूनिफाइंग फोर्स था, लेकिन ये कहना कि हर आदमी यूनिफाइंग फोर्स होगा, वो नहीं होता। मेरे ख्याल में सोनिया गांधी तक वो चला यूनिफाइंग फोर्स, उसकी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन अब नहीं चलता है ना, क्योंकि यूनिफाइंग फोर्स के लिए जो उनको यूनाइट करे, उसमें भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए सबको यूनाइट करने के लिए। जब वो कैपेसिटी नहीं होती तो फिर वो यूनिफाइंग फोर्स नहीं होता। मुझे बताइए, राहुल जी तो ठीक, प्रियंका जी से बहुत उम्मीद थी, अब वो जाने, वो हम तो मैं उसको बेटी कहते हैं और बेटी कहते रहेंगे। राजू जी की बेटी है हमारी बेटी जैसी है, जैसी मेरी बेटी है वैसी वो बेटी है, उसका भी वही रिस्पेक्ट देता मैं अपनी बेटी को देता।
ठीक है सर, मैं कश्मीर की बात करूं, नए माहौल में जम्मू कश्मीर का चुनाव आने वाला है। आपने कहा पूरी दुनिया की नज़र लगी होगी इस चुनाव में, आपकी पार्टी पर भी खास तौर पर नज़र है। अब क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी कश्मीर चुनाव को लेकर, अगर मैं फॉरवर्ड लुकिंग बात करूं, किताब से आगे, गांधी नेहरू परिवार से आगे और आपके कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि आपको आज भी एक देश के कम से कम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक सब जन जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद देश के एक बहुत ईमानदार और बड़े कद के नेता है। देखो, कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और लिव एंड लेट लिव वाला होना चाहिए, जियो और जीने दो, ये जरूरी है राजनीति में। इन 4 वर्षों में कश्मीर में लोगों को बड़ी तकलीफें हुई, इक्तिसादी तौर तक, आर्थिक तौर पर, जम्मू वालों को भी और कश्मीर वालों को। कश्मीर में हमारा पर्यटन, टूरिज्म खत्म हो गया, अब इस साल शायद हो जाए अच्छा। कश्मीर में हमारा हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, कश्मीर में हमारा फ्रूट हार्टिकल्चर तबाह बर्बाद हो गया। फ्रूट जब होता भी है अच्छा, तो उसको बाहर मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ों में बर्बाद हो गई। जम्मू में हमारा ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। हमारे जो उद्योग जम्मू में थे, सांबा, कठुआ, वो खत्म हो गए, बंद पड़ गए। और आज भी इस हमारे कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हमारे रेत है ज़्यादा ज़्यादा, थोड़े से पत्थर है, दरिया बहुत, वो भी आज सब बाहर से ले रहे हैं। जम्मू की रेत हो, कश्मीर के हैं, सब बाहर वाला ठेकेदार है, बाहर वाला मजदूर है, बाहर वाला ट्रक वाला है, बाहर वाला ट्रैक्टर वाला है। तो जम्मू वाला जो कंट्रैक्टर है, मजदूर है, ट्रॉली चलाने वाला है, वो कहाँ जाएगा? कश्मीर वाला वो कहाँ जाएगा? तो ये तमाम चीज़ों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। शायद ये हम बैठकर उनको समझ नहीं आती। हमारा कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है उद्योग, दुर्भाग्य से हम एंड स्टेट हैं, जहाँ से हिंदुस्तान शुरू होता है या हिंदुस्तान जहाँ ख़त्म होता है। बिल्कुल सही। जितने भी हिंदुस्तान में बीच वाली स्टेटें, इनको फ़ायदा होता है, उनके बीच में एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लोग रहते हैं, तो रात को यहाँ रहेंगे, ढाबा में भी खाएंगे, परचेजिंग भी करेंगे, होटल में भी रहेंगे, 5 स्टार भी, 3 स्टार भी, 2 स्टार भी, बिजनेस भी करेंगे, दुकान पे भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, टैक्सी का भी इस्तेमाल करेंगे। आधा तो यहाँ करोड़ पॉपुलेशन फ्लोटिंग होती है, यहाँ हो, यूपी हो, बिहार, क्योंकि बीच में जाना है। हमारे तो जो जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए तो वही जाएगा, और तो कहीं जाना नहीं। एक तरफ से पाकिस्तान है, पीओके है, और दूसरी तरफ से चाइना है, कहाँ जाएगा? तो इसको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को, चाहे वो जम्मू सूबा हो या कश्मीर हो। ठीक है। तो वो समझ नहीं आई इस गवर्नमेंट को, आज की गवर्नमेंट। ये ठीक है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई इस गवर्नमेंट में, ये ठीक है कि स्ट्राइकें, हड़तालें ख़त्म हो गई, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, लेकिन उतना ही नहीं है। आर्थिक, इक्तिसादी सबसे बड़ी चीज़ तो रोटी है ना, एंड अनएम्प्लॉयमेंट कई गुना बढ़ गई है। हमारी तो नौकरी ही इंडस्ट्री है। अगर यहाँ एक जगह एक टीचर लगाना है, हमारे 5 टीचर लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये जगहें खाली होकर भी नहीं भरी जाती। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, जब आप जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है शायद वो पहला चुनाव हो आपकी यंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्या 370 की वापसी एक मुद्दा हो सकता है? देखो, मैंने तब भी 370 को डिफेंड किया था, और मैंने, मेरे ख्याल में 40 चैनल से मैं पिछले 4 दिन से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरा सोच आज से 4 साल पहले जो थी 370 के बारे में, वही आज भी है, बदले नहीं है। 370 को बदलना गलत था।
और क्यों गलत था? क्योंकि 370 को हटाने का बीजेपी ने जब नारा आज से 70 साल पहले दिया था, उस वक़्त का 370 अलग था, आज का 370 खोखला था, इसमें कुछ नहीं था। उस वक़्त जब था, उस वक़्त सब कुछ हमारा अपना था, प्राइम मिनिस्टर अपना, राष्ट्रपति अपना, सब कुछ अपना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म हो गई, राष्ट्रपति को गवर्नर आया, चीफ मिनिस्टर आया, हिंदुस्तान के सब कानून लागू वहाँ हो गए, सुप्रीम कोर्ट वहाँ लागू हो गया, इलेक्शन कमीशन वहाँ लागू हो गया, सब आईबी वहाँ लागू हो गई, सीबीआई वहाँ लागू हो गई, इनकम टैक्स लागू हो गया, सब कुछ। अब तो कुछ भी नहीं है उसमें। अब सेंटीमेंट, तो सेंटीमेंट मैंने उदाहरण दिए, एक नए उदाहरण दिए जो आज तक किसी को मालूम नहीं। जैसे बाबरी मस्जिद, 500 साल पहले, 600 साल, 700 साल पहले। हिंदुस्तान में आज लाखों मस्जिदें होंगी। किसी ने बाबरी मस्जिद देखी है केरल वाले ने, या कश्मीर वाले ने, या यूपी के ही सब लोगों ने देखी है, या नमाज पढ़ने गए हैं? नहीं। सेंटिमेंट। राम मंदिर हो, हिंदुस्तान में लाखों मंदिर होंगे, बड़े मंदिर हैं, शानदार मंदिर हैं, लेकिन राम मंदिर जी का सेंटिमेंट कितने सालों से चल रहा। जब तक राम मंदिर नहीं बना तो वो सेंटिमेंट खत्म नहीं हुआ। सेंटिमेंट। दक्षिण में अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, लेकिन भाषा सेंटिमेंट है। हिंदी भाषा के नहीं कहेंगे, हमें अपनी भाषा चाहिए। और जबकि मैं जानता हूं कि मुझसे अच्छी हिंदी जानने वाले, पढ़ने वाले प्रभाकर, जो हिंदी की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, सब तमिल वाले हैं, लेकिन लैंग्वेज हमें अपनी चाहिए। भावनात्मक मुद्दा। कश्मीर में चाहे आपने प्राइम मिनिस्टर भी ले लिया, राष्ट्रपति भी ले लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट भी लागू कर दी, इलेक्शन कमीशन भी लागू की, सीबीआई भी लागू किया, इनकम टैक्स भी लागू किया, हिंदुस्तान का जो हमारा पार्लियामेंट कानून बनाए वो सब लगाए, लेकिन सेंटिमेंट तो है ना। अब सेंटिमेंट तो आप निकाल नहीं सकते, उसको कैसे निकालोगे? ठीक बात। अब एक आखिरी सवाल सर, 2024, लेकिन जी, हटाने वालों को सोचना चाहिए था कि इसमें तो है ही नहीं कुछ रखा, तो काहे को हम उन्होंने भी तो सेंटीमेंट के लिए हटाया सर। नहीं सर, उसमें कोई सेंटीमेंट, किसका सेंटीमेंट? कौन हिंदुस्तान में खुश हुआ? कौन यूपी में आपको 370 पर वोट देने वाला? कौन आपको बंगाल में? उसके बाद इतने इलेक्शन हुए, आई थिंक बंगाल का इलेक्शन उसके बाद हुआ, तो किसने आपको वहाँ वोट दिया इस पर? आपका गुजरात इलेक्शन हुआ तो हाँ, आपका जो हार गए हिमाचल में, तो आपको 370 तो वहीं सबसे, ये तो हिंदू स्टेट है ना, और जम्मू कश्मीर तो उसके बाजू में है, क्यों नहीं दिए लोगों ने 370 पर वोट? ठीक है सर। या पंजाब भी साथ में है, क्यों बीजेपी को वहां नहीं दिए 370 पर वोट? तो मेरे कहने का मतलब है, उसका कोई गवर्नमेंट को, बीजेपी को लाभ नहीं हुआ। जब लाभ नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ कि एक बॉर्डर स्टेट के लोग जो खुश थे उनको ना खुश कर दिया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए सर, आप राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, जब तक आप रहे, आपके मीटिंग में स्ट्रैटेजी सेशंस, विपक्षी पार्टियों की बैठक, कैसे सरकार को घेरना है, कई सारी स्ट्रैटेजी बनी और राज्यसभा चला भी। मतलब आपके नेतृत्व में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा ने बहुत काम किया। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक सेंस आता है लीडर ऑफ अपोजिशन जब आप रहते हैं, कौन आपके साथ आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। कांग्रेस चाहती है कि उसके नेतृत्व में या सभी अपोजिशन दल एक हो जाएं मोदी जी को हराने के लिए। हालांकि चुनाव में अब कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा, तो क्या अपोजिशन एक हो पाएगी राहुल जी के नेतृत्व में? कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूँ मैं सर। होना चाहिए, लेकिन मैं संभावना बहुत कम देखता हूँ। मैं एकता के पक्ष में हूँ,
लेकिन खाली कहने से नहीं होता है, उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो मुझे दिखती नहीं है। आपने शुरू में कहा कि चाहे मैं आज रीजनल पार्टी में हूँ, लेकिन 50 साल मैंने मेरे अपने हाथ पर सब कन्याकुमारी से लक्षद्वीप से लेकर मुझे बहुत अच्छी तरह आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम याद है सर। मैंने लक्षद्वीप के भी तकरीबन आधे आइलैंड्स में कैंपेन की है और अंडमान निकोबार के भी आइलैंड्स में कैंपेन की है पार्टी की। और मेनलैंड की तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर तो और जम्मू कश्मीर तक की है। हमेशा दो इक्वल्स के बीच में अलायंस होता है, कभी कभी अनइक्वल होता है कि वह 60 और 40, 70 और 30, 80 और 20 के भी होता है, लेकिन यहां कहीं है 0 और 100%। मान लीजिए कांग्रेस चाहेगी बीजेडी से अलायंस करने की, कांग्रेस का है ही नहीं वहां कुछ, तो बीजेडी को क्या फायदा होगा उड़ीसा की पार्टी से अलायंस करना, बीजेडी को क्या फायदा। मान लीजिए कांग्रेस चाहेगी ममता जी से अलायंस करना, 0 एमएलए है वह कांग्रेस का, तो वो क्या देगी और वो इनको क्या देगी, कोई उसको कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कांग्रेस चाहेगी यूपी, दूसरी बड़ी स्टेट, 80 सीटें, क्या देगी अखिलेश दास को, 0। अखिलेश यादव को, या अखिलेश यादव को 2 सीटें जीती, वो अपने आप से जीती है, कांग्रेस की तरफ से नहीं जीती है। और प्रमोद तिवारी जीत गया है और एक हमारा बैकवर्ड लड़का है, उसको सब पार्टी ने, उसका नहीं चाहता, सब पार्टीज ने, जब वो हारा था सब पार्टीज ने कहा था कि भाई आप 60 वोट से 50 वोट से हारते हो, अगली दफ़ा हम सब पार्टियां आपको देंगे, वो अपनी तरफ। तो क्या देगी, तो क्यों करेगा अखिलेश यादव ये इस तरह की। दिल्ली में क्या कांग्रेस देगी, पंजाब में क्या देगी, तो बहुत सारी ऐसी स्टेटें हैं कि कांग्रेस को देने के लिए कुछ नहीं, दूसरी पार्टियों को भी इन लोगों को देने के लिए। अब मैं यहां कांग्रेस की फेवर की भी बात करता हूं, ये तमाम चीज़ें अखिलेश जी हों या ममता जी हों या आप हों, ये कांग्रेस को क्या देंगे राजस्थान में, ये छत्तीसगढ़ में क्या देंगे कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क्या देंगे, वहाँ दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और तो कांग्रेस को क्या फायदा। तो अलायंस में क्या देंगे वो इसको और वो इनको क्या देंगे, कांग्रेस का इनमें क्या बेनिफिट है और कांग्रेस को वहां कोई देगा नहीं, उनको क्या बेनिफिट है, तो फिर क्या देंगे। वो लॉजिकल पॉइंट, इसीलिए तो मैंने आपको ये अनुभव के आधार पर पूछा, क्योंकि आपने कई गठबंधन सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गिव एंड टेक की बात होती है, तो गिव एंड टेक के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है। एक आखिरी इसलिए पोस्ट इलेक्शन ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सब अपनी अपनी टेरिटरी जीत के आएंगे, फिर वो अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर बार्गेनिंग करेंगे। अभी तो किसी की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, अभी क्या बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि अभी बस देने कुछ नहीं है। पर आपको लगता है, आपको नहीं लगता 2024 में ऐसे हालात में मोदी जी तो पक्के लग रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह की मेहनत बीजेपी कर रही है। राजनीति में कब क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल राजनीति होती है, और वोटर कब क्या किस तरफ जाएगा ये वो भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमने अपने आप में देखा है, कई मिसालें देखी, इमरजेंसी के बाद लोग समझते थे कि स्वीप हो जाएगा, तो उल्टा स्वीप हो गया। 2004 में सोचते थे शाइनिंग इंडिया, तो उल्टा हो गया। अभी 2014 में हम कहते थे यूपीए 1 और यूपीए 2 ने बहुत बड़ा काम किया, बीजेपी खत्म हो गई, तो कांग्रेस ही खत्म हो गई, हम एलओपी नहीं बना पाए। तो इसलिए ये किसी भी पार्टी के लिए सोचना, इसीलिए अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, वो 365 दिन का इलेक्शन कैंपेन में मोड में होते हैं, और कांग्रेस इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद कैंपेन शुरू करती है, कभी कभी तो बाद में भी नहीं करती, बाद में भी करते। यही तो हम विवाद अंदर में लड़ते थे
साल भर पहले कैंडिडेट होने चाहिए, 6 महीने पहले कैंडिडेट होने चाहिए, कैंपेन कमेटी ये 1 साल पहले बनती है। हद है कि कैंपेन कमेटी आधा इलेक्शन स्टार कैंपेनर्स, और स्टार कैंपेनर्स ऐसे हों 40 में से 2 ही को लोग बुलाते हैं। मतलब ऐसे स्टार कैंपेनर हैं, मैं इनका तो 15-20 साल का अनुभव है। 40 की लिस्ट बनी और ऐसे से में बैठे, सिर्फ 2 ही आदमी को वो कैंडिडेट बुलाते हैं, बाकी 38 का पता नहीं। 38 साल खाली आपने लिस्ट भरनी है। ठीक है सर, चलते चलते तो जब तक ये हम ऑप्टिक्स के लिए पार्टी बनाएंगे तो पार्टी ऑप्टिक्स में ही रहेगी। टेलीविजन के लिए जब तक हम पार्टी बनाएंगे तो टेलीविजन में ही रहेगी। ठीक है, आजाद पार्ट 2 कब आएगा सर? पार्ट 2 एक तो 30-40% मेरा प्रावधान 52 साल का बचा है, उसमें बड़ा खट्टा भी है, मीठा भी है। अब उस खट्टे मीठे को कितना खट्टे को कम करना है और मीठा में बदल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा खटास पैदा हो। और मैंने जो शुरू किया कि ये 1-1.5 साल जो इवेंट हैं ये बड़े निर्णायक हैं, हिस्टोरिकल हैं, आने वाला इसका बहुत हिस्ट्री पर और आने वाली पीढ़ी पर बहुत असर होने वाला है, उसको मुझे देखना है गहराई से। क्योंकि इस पे मुझे बड़ा ज़ोर लगाना दिमाग पर, मुझे कोई मेमो लिखा नहीं था, तो दिमाग से ही जितना याद था उतना उसमें डाला। बल्कि आज मैं जब कोई पूछता है सवाल तो मुझे बहुत सारे चीज़ें याद आती है, अरे वो छूट गई। तो अब ये इवेंट से 1-1.5 साल के मुझे ज़रा ध्यान से रिकॉर्ड कर दें हैं और इन इवेंट्स को कैप्चर करना है। तो मतलब दूसरा बम भी तैयार है आपके पास? नहीं, बम नहीं, एक नई जनरेशन बहुत सारे हैं, उनको मालूम नहीं है। सही बात है सर। हाँ, और अनुभव मैं ये मानता हूँ, अनुभव का कोई सारी नहीं है। अनुभव का कोई सारी नहीं। इस अनुभव पर भी मैंने बुक में लिखा है। ज्ञानी जी में और हम बहुत क्लोज हैं, मैंने लिखा है उस पर भी बहुत। इंदिरा जी तो जब गृह मंत्री बनाए उन्होंने ज्ञानी जी को, तो मैंने इंदिरा जी से हम बड़ी लिबर्टी लेते थे संजय गांधी की वजह से। हम यंग लोग, और मैं तो लेता ही था कम से कम लिबर्टी। तो मैंने एक दिन इंदिरा जी से पूछा कि आपने ज्ञानी जी को होम मिनिस्टर बनाया है, ये तो बेचारे अनपढ़ हैं, 5वीं क्लास है, ये क्या करेंगे होम? तो इंदिरा जी ने कहा, देखो ऑफिसर पढ़ा लिखा होना चाहिए, पॉलिटिशियन को अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव इसका है, पीसीसी प्रेसिडेंट रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है, और कामयाब चीफ मिनिस्टर और कामयाब पीसीसी प्रेसिडेंट रहा। तो बाद में मैंने 1-1.5 साल तक वो राष्ट्रपति बनने तक गृह मंत्री रहे। तो मैंने देखा जब इतना बवाल बड़ा चलता था उन दिनों पार्लियामेंट, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, वो उसको धुएं में उड़ा लेते थे। आजकल हैंडल नहीं करना आता है, न सरकार को हैंडल करना आता है, न विपक्ष नेताओं को हैंडल करना आता है। तो 2 किस्से मैंने बताया, मुझे ये पहले आपको ही बता रहा हूँ, इतने 40 इंटरव्यूज़ में तो दंगे हुए थे कहीं। उन दिनों बड़े बड़े दंगे होते हैं, आज बड़े शोर मचाते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। उन दिनों बड़े दंगे होते थे, 400, 500, 600, 1000 आदमी मर जाते थे। दुर्भाग्य की बात। तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर पर। तो एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर थी, उसकी अलग सीट थी, और फिर दूसरा जो बेंच है जिसमें मंत्री, उसमें एक पे किनारे पे होम मिनिस्टर थे या, और उसके दूसरी तरफ से दाईं साइड से लॉ मिनिस्टर थे शिवशंकर। तो भाषण होम मिनिस्टर ने दिया, अब इंदिरा जी बैठी। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया, अब उसके बाद कुछ और कहना है। एक तरफ से मेरा ऑर्डर है, एक तरफ से मेरा लॉ है और दूसरी तरफ से ऑर्डर है।
ला दिखाया लॉ मिनिस्टर की तरफ Order दिखाया। ऑर्डर, एक तरफ से मेरा ला है, दूसरी तरफ से ऑर्डर है, तो ये बताइए ऑर्डर कैसे ठीक होता। तो हंस हंस के लोग मर गए, तालियां बजा के बैठ गए, वो सवाल किसी ने पूछा ही नहीं। कहा एक तरफ से ला है, लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कस है, मुझे तो इतना ही कहना, बाकी कुछ कहना है, एक तरफ से मेरी ला है, दूसरी तरफ से ऑर्डर है। हाँ? तो आप शब्दों से भी जो है आप हाउस को ब्लूम बिल्कुल आप मतलब लाजवाब कर देते हैं। लाजवाब करते हैं। किसी ने वो हंसने में ही कुछ 5 मिनट गए तो किसी ने तब तक भूल गए, किसी ने पूछ रहा क्या था, और चेयरमैन को भी मौका मिला हो कि थैंक यू वेरी मच, डिस्कशन हो गया। हाँ, उसके चेयरमैन भी होशियार होना चाहिए कि हंसी हंसी में फिर सीरियस नहीं है, आप इसको ख़त्म करो। दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर बड़ा सीरियस था, तो उन्होंने कहा कि कौन याद रखता है अंधेरे वक्त के साथियों को। भाषण खत्म किया, आगे कुछ आ नहीं रहा था, उनसे बन नहीं रही थी बात, तो कहा कि कौन याद रखता है अंधेरे वक्त के साथियों को, रोशनी होते ही चिराग बुझा दिए जाते हैं। बड़ी बात है। हाँ, कि भाई जब हम तकलीफ में होते हैं, जैसे अंधेरे में होता है तो हम चिराग जलाते हैं, लेकिन जब रोशनी आ जाती है हम उसी को बुझा देते हैं। तो इसलिए जब दुख दर्द में होते हैं, हम जो हमारा साथी होता है, जब हम कुछ बन जाते हैं हम उसी को भूल जाते हैं। तो इस तरह से ये सीनियर ना कितना सीरियस डिस्कशन उसको ब्लू ओवर करते थे। बिल्कुल सही सर। और मैंने तो कहा जैसा ये तजुर्बे की आपने बात ये की, तजुर्बा राजनीति और आप सामान्य जीवन की भी बात कर लीजिए, तो जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका आसानी कोई नहीं, और इसके जीते जागते सबूत है हमारे साथ बैठे हुए गुलाम नबी आजाद जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं आपकी अगली बुक भी जल्दी आए, और आपको आने वाले चुनाव के लिए, आपकी नई पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी न्यूज़।